आ गया आपके पास मैसेज सबका? तो गुड मॉर्निंग। आज क्या करते हैं बेटा स्टार्ट फिर हम लोग। 10:30 का मैसेज आया था क्या? अच्छा लेट हो गए सारे लोग। हम लोगों ने लास्ट 9th पॉइंट पर ही थे जब हम कल परसों क्लास कर रहे थे। इम्पोर्टेंट यहाँ पर था ऑफर जो है डिफरेंट होता है मेयर किससे डिफरेंट होता है? इनविटेशन से। इंटेंशन से या इनविटेशन से। अब अगर हम इंटेंशन की बात करें तो हमने आपको एग्जांपल दिया था। इंटेंशन क्या है कि मैं चाह रहा हूं कि आप मेरे साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट में जुड़ें, बट मैंने आपको ऑफर नहीं किया। अपना इंटरेस्ट शो कर रहा हूं, अपनी इंटेंशन शो कर रहा हूं। अगर मैं अपना इंटेंशन आपको शो कर रहा हूं तो वो तो ऑफर हुआ नहीं। अब जब वो ऑफर हुआ नहीं तो आप उसको एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। तो हमें बहुत जरूरी है ये समझना कि इंटेंशन या इनविटेशन डिफरेंट है हमारे ऑफर से। आज फर्स्ट क्लास में आई? मतलब आज की फर्स्ट क्लास। आज फर्स्ट क्लास में अच्छा। पहले थोड़ा बहुत पढ़ा है लॉ? नो सर। फर्स्ट टाइम? अच्छा। नेक्स्ट क्लास में क्लास के बाद बैठना मेरे साथ। अभी तो मैथ्स की क्लास है मेरी, क्लास के बाद तो मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि हम लोग थोड़ा सा मिडल ऑफ द चैप्टर है। तो हो सकता है आपको आज कुछ शायद बहुत कुछ समझ ही ना आए फ्रेंकली, है ना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्योंकि एकदम बीच में ना कुछ टर्म्स हो सकती हैं आपको नहीं लगे, तो डू कंसिडर इट कि भाई आज आप फर्स्ट क्लास में है और हम मिडिल ऑफ द चैप्टर में है। तो ऐसा मत सोचना कि समझ नहीं आ रहा है। अगर सर थोड़ा सा भी लेट हुए तो बीच में आपको थोड़ा बहुत आपको समझा दूंगा। नहीं तो अगली क्लास मेरी सेकंड क्लास होती है, तो सेकंड क्लास के बाद तो आपके साथ बैठकर हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, जो पीछे का थोड़ा सा छूटा है। तो हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे थे, 9th पॉइंट है हमारा। 9th पॉइंट क्या था हमारा? ऑफर इज डिफरेंट देन मेरा स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन। उसमें क्या चलेगा, वो क्या है? मेयर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन में सबसे पहला क्या आ रहा है? स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन एंड अनाउंसमेंट ऐड कर दिया। अनाउंसमेंट कर दी, आई वॉन्ट टू सेल माई हाउस, आई वॉन्ट टू सेल माई हाउस, आई वॉन्ट टू सेल माई कार, आई वॉन्ट टू सेल माई लैपटॉप। दिस इज माई इंटेंशन, वॉन्ट टू सेल। मैंने आपको अभी तक ऑफर नहीं किया है ना। एक बच्चे ने मेरे घर चेक भेज दिया कि सारा आपने तो ऑफर किया था, और मैंने साथ में मान लीजिए अमाउंट भी कोट कर दिया कि आई वांट टू सेल माय लैपटॉप फॉर ₹20,000। वांट टू सेल, मैंने बिल्कुल भी ऑफर नहीं किया आपको, ये मैंने अपनी इंटेंशन शो की है। और एक बच्चे ने चेक भेज दिया 20,000 का, और मैंने जब उसको लैपटॉप नहीं भेजा तो उसने मुझे कोर्ट में पकड़ लिया कि आ जाओ सर। और वहां पर प्रूव कर रहे हैं कि सर ने ऑफर किया था, मैंने 20,000 भेज दिए, तब भी सर लैपटॉप नहीं दे रहे। तो आपको वहां पर ऑफर और इंटेंशन के बीच में एक बहुत छोटी सी महीन सी लाइन है, इसको समझना पड़ेगा, ठीक है। ये मत सोचना कि इंटेंशन ही हमारा ऑफर हो जाएगा ना। इंटेंशन हमेशा ऑफर से डिफरेंट होगा। और अगर वो मेयर इंटेंशन है तो आप उस केस में आप अपनी एक्सेप्टेंस देने के बाद ये नहीं कह सकते कि मैंने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। जब वो ऑफर ही नहीं है तो आप कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? ठीक है। तो मेयर अनाउंसमेंट हमारी क्या है? इंटेंशन। सेकंड क्या था देखो, ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन आंसर टू अ क्वेश्चन। ये लास्ट क्लास में हम डिस्कस भी कर रहे थे। बम्पर हॉल पेन इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, बहुत बड़ा लीडिंग केस है, आपको उसे याद रखना है। 2 क्वेश्चन पूछे एक पर्सन ने, उससे क्या क्या पूछा देखो। विल यू सेल अस बम्पर हॉल पेन, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्या पूछा? टेलीग्राफ लोएस्ट कैश प्राइस, ठीक है। सामने वाली पार्टी ने उसको क्या रिप्लाई किया? उसने प्राइस बता दिया। क्या बताया देखो, उसने क्या कहा? उसने कहा
लोएस्ट प्राइस फॉर बम्पर हॉल पेन इज 900 पाउंड्स। बस उसने ये बता दिया। क्या नाम है इस केस का बम्पर हॉल पेन में? हार्ले वर्सेस फेसी। तो यहां पर जब सामने वाली पार्टी ने उसको सिर्फ एक मैसेज टेलीग्राफ कर दिया 900 पाउंड्स विल बी द लोएस्ट प्राइस ऑफ दिस सो कॉल्ड बम्पर हॉल पेन, तो हमें यह भी समझना है कि उसने सिर्फ उसको प्राइस कोट किया, उसके क्वेश्चन का आंसर दिया, ना कि कोई ऑफर किया। और वो क्या समझ बैठा कि मेरे को तो ऑफर कर दिया, उसने 900 पाउंड्स का पेमेंट भेज दिया और पेमेंट भेजने के बाद कहता है जी मेरा बम्पर हॉल पेन दीजिए। नो, उसने कहा मैंने आपका ऑफर एक्सेप्ट ही कहां किया, मैंने तो ऑफर ही नहीं किया कुछ आपको, आप कह रहे हो ऑफर एक्सेप्टेंस। यू जस्ट आस्क एन क्वेश्चन एंड आई जस्ट आंसर द क्वेश्चन ओनली। ये भी हमें ध्यान रखना है, ये छोटे छोटे से डिफरेंसेस है। यानी आंसर टू अ क्वेश्चन इज नॉट एन ऑफर और एक्सेप्टेंस। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये हमें ध्यान रखना है। तो ये केस को आपने बड़े अच्छे से ध्यान रखना है। ये तो केस डिस्कस कर लिया था हमने शायद, है ना? हार्ले वर्सेस फेसी तो हमने कर लिया था डिस्कस। ये क्लियर सबको? थर्ड देखो क्या कह रहा है, स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर। आप किसी भी शॉप पे जाते हैं, आपने कहा कि आई वांट टू बाय अ लैपटॉप, वहां से एक कोटेशन आ जाती है कि सर चूज इट, यहाँ पर लॉट्स ऑफ लैपटॉप्स की लिस्ट है, आप इसमें से चूज कर लीजिए कौन से कॉन्फ़िगरेशन के साथ चाहिए क्या है। तो वो भी एक ऑफर नहीं है, आपको स्टेटमेंट दिखाई गई है, इसमें कोई ऑफर नहीं है, ना आपकी तरफ से ना उनकी तरफ से। तो स्टेटमेंट ऑफ प्राइस आपके पास आ जाना, कोटेशन आ जाना भी कोई ऑफर नहीं है। एन इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर टू डू बिजनेस। आपके घर पैम्फलेट्स आते हैं इतने सारे, आपने न्यूज़पेपर खोला, एक पैम्फलेट गिरा, उसमें लिखा हुआ है कि एक आजकल ऐड आ रहा है काफी बड़ा, हम सुन रहे हैं कि 46 लाख रुपीस में फार्म हाउस ले लो। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं आपको, वो सिर्फ आपको एक इनविटेशन दे रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं, उन्होंने कोई ऑफर नहीं किया आपको, वो अपनी कैंपेनिंग कर रहे हैं और आपको ऑफर कर रहे हैं कि आइए। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस चलते हैं, वो आपको इनवाइट करते हैं कि हम आपको इनविटेशन दे रहे हैं कि आप आइए हमारे यहाँ और हमारे साथ आप इस तरह के बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। वो सिंपल एक इनविटेशन है, आपको कोई उन्होंने ऑफर नहीं किया कि आप वहां पर गए पैसे लेकर पहुंच गए, ये लो जी एक्सेप्टेड ना, वो सिर्फ आपको इनवाइट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब जो भी कॉन्सेप्ट्स रहेंगे, ये सिंपल से हमारी क्या है, मेयर स्टेटमेंट है टू मेक एन इनविटेशन या मेक एन इंटेंशन, ये आपके ऑफर और एक्सेप्टेंस से बिल्कुल परे है। ठीक है जी, इसमें आए जरा एक एग्जाम्पल 49 पढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट है। 45 एग्जाम्पल 45 देखें जरा, छोटा सा है लेकिन बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए क्या कह रहा है, दिख रहा है सबको पीछे? एन एडवर्टीजमेंट फॉर सेल ऑफ गुड्स बाय ऑक्शन इज एन इन्विटेशन टू द ऑफर। ऑक्शन का हमने डिस्कस भी किया था, है ना? जैसे ही 3 बार फॉल करेगा हैमर, वो कंप्लीट हो जाता है, हमने कहा था। लेकिन अखबार में, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं आप लोग, है ना? न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा एक किसी एक फिक्स डे पर एक पेज पूरा का पूरा इन्हीं चीजों के लिए फिक्स होता है, ऑक्शंस। ऑक्शंस की इनविटेशंस आती हैं कि कहाँ कहाँ ऑक्शन हो रही है, आप देखना, अगर कभी नहीं देखा है तो आप देखिएगा न्यूज़पेपर को पलट कर, तो आपको मिल जाएगा। तो कह रहा है उसमें एक एडवर्टीजमेंट छपा हुआ था कि हम लोग फला फला दिन ये गुड्स बेचने वाले हैं, आप आइए और हमारे साथ बैठे और उसके बिड के पार्टिसिपेंट्स बने, और जब आपको बिड आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपको वो सामान मिल जाएगा। उसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई होती है। तो यहां पर क्या कह रहे हैं, एन एडवर्टीजमेंट फॉर सेल ऑफ गुड्स बाय ऑक्शन इज एन इन्विटेशन। उन्होंने सिर्फ आपको इनवाइट किया है कि आप आए उस ऑक्शन में बैठे, ऑफर नहीं किया कुछ भी, क्योंकि इसके बेस पर भी एक पर्सन
कोट पहुंच गया। देखिए, इट मेयरली इनवाइट्स ऑफर या बिड्स मेड एट द ऑक्शन। उन्होंने सिर्फ ये कहा है। जरा देखो हैरिस वर्सेस निकर्सन में क्या हुआ। एक बार पढ़ ले जरा, मैं इसकी फिर थोड़ी सी आपको डिटेल बताता हूं कि क्या हुआ इस केस में। When goods are sold through auction, the auctioneer does not contract with anyone. ऑक्शनर कौन होता है? इसमें कुछ वर्ड्स आ रहे हैं, इसकी स्टोरी में सुनाऊंगा। इस केस में हुआ क्या था, इसने फैक्ट्स नहीं बताए यहाँ पर हैरिस वर्सेस निकर्सन में। इसने क्या कहा, जो ऑक्शनर है, यानी जो ऑक्शनर सामने बैठा होता है, जो पर्सन जो आपको ऑफर करता है कि भाई अब ये सामान आ रहा है, अब ये सामान आ रहा है, आप देखिए, और वो इस तरह से कुछ पिक्चरों में तो दिखाते हैं कि बकायदा ना कि अभी डायमंड आ रहा है, ऊपर नीचे से निकल कर डायमंड आ रहा है, फिर वो उसको बोल रहा होता है दैट इज ऑक्शनर एक्चुअली। बट वो पिक्चरों में ही होता है। एक्चुअल में क्या होता है कि जो भी सामान बेचा जाना है एक जगह लगा होता है लाइन से, उनके कोड्स बने हुए होते हैं। आप जाएंगे, उसको सारा का सारा इंस्पेक्शन कर लीजिए। कुछ जगह टच करने की फैसिलिटीज होती हैं, कुछ जगह नहीं होती। ऑक्शन होती है जैसा है वैसी वाली सिचुएशन, कि आपको अपने आप ऑब्जर्व करना है। खराब है तो खराब है, सही है तो सही है, वो सब आपकी जिम्मेदारी पर होता है। तो लाइन से लगा होता है, आपने जाके सर्वे किया, नंबर 1 आइटम, नंबर 2, बहुत सारी आइटम्स होती हैं। कई बार तो इतनी सारी आइटम्स होती हैं कि आपको लगेगा कि मैं किसी मेले में घूम रहा हूँ या घूम रही हूँ। इतनी सारी लंबी चौड़ी लाइन लगी होती है। उसके बाद लाइन से ऑक्शन शुरू होता है कि हाँ जी, नंबर 1 जो हमारा ये था, अब ये ऑक्शन होगा। हैरिस वर्सेस निकर्सन में क्या हुआ, एक ऑक्शनर ने अखबार में एडवर्टीजमेंट दिया, और एडवर्टीजमेंट इतना बड़ा था और इतनी सारी आइटम सोल्ड होनी थी, डे वाइज। मंडे को क्या बेचेंगे, ट्यूसडे को क्या बेचेंगे, थर्सडे को क्या बेचेंगे, और इस तरह से पूरा एक हफ्ते का प्रोग्राम उसके अंदर डिजाइन था। किसी एक पर्टिकुलर डे पर डिजाइन था कि इस दिन फला फला फर्नीचर बिकेगा। किसी पुराने किंग का फर्नीचर था वो, तो पुराने किंग का फर्नीचर होने के चक्कर में निकर्सन जो किसी दूसरी सिटी में था, वो इनकरेज हुआ कि मैं जाकर खरीदता हूँ। यूरोप में आपने देखा होगा छोटी छोटी कंट्रीज हैं, लेकिन वो आपस में एसोसिएटेड है, और वो लोग बिल्कुल ओपनली जा सकते हैं। लाइक स्टेट, जैसे हम लोग यहाँ से अगर दूसरी स्टेट में जाना चाहते हैं, तो यूरोप के ऐसे कुछ कंट्रीज ऐसी हैं छोटी छोटी, जो आपस में स्टेट्स की तरह से कोरिलेटेड है, तो वहां चले जाते हैं वो लोग। तो दूसरी सिटी से चल पड़ा कि मुझे तो ऑक्शन में जाना है। हो सकता है कहीं से उसने, मतलब इतनी डिटेल में आपको नहीं जाना, कि कुछ एक जगह उसने कार हायर की हो, किसी जगह से उसने प्लेन का टिकट लिया हो, किसी जगह से कुछ और किया हो। तो उसने कई मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज किए उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए जहां पर ऑक्शन होनी थी, जहां पर ऑक्शन होनी थी। मान लीजिए डेज ऑफ ऑक्शन वाज थर्सडे, वो घर से चला वेनेसडे मॉर्निंग, और वो थर्सडे ऑक्शन पर पहुंच गया। वेनेसडे को ऑक्शनर ने एक नोटिस लगा दिया कि ड्यू टू सम रीजन थर्सडे की ऑक्शन विल नॉट बी हेल्ड। थर्सडे वाली ऑक्शन कैंसिल हो गई, और थर्सडे वाली ऑक्शन के लिए निकर्सन साहब, हैरिस साहब कहां से चले थे? अपनी दूसरी सिटी से। एक दिन उनको ट्रैवल करने में लगा, उसमें उनके काफी सारे पैसे खर्च हो गए, और वो ऑक्शन वाले स्पेस पर पहुंच गए, और उन्होंने बाहर एक बड़ा सा नोटिस देखा, टुडेज ऑक्शन इज कैंसिल्ड। गुस्सा तो आया होगा उसे, बट ऑब्वियसली उस गुस्से में उसने कोर्ट केस कर दिया। कह रहा मेरा इतना टाइम वेस्ट, मेरा इतना मनी वेस्ट, मेरा ये और ये कर करके उसने सारा केस डाल दिया। किसके अगेंस्ट? ऑक्शनर, निकर्सन के अगेंस्ट। अब निकर्सन साहब ने एक स्टेटमेंट दी कि आई डिडंट इनवाइट हिम, आई डिडंट पर्सनली इनवाइट हिम। हमने इनविटेशन टू मेक एन ऑफर किया था। अगर मैंने एडवर्टीजमेंट की है तो मैंने इनविटेशन टू मेक एन ऑफर किया था, मैंने इनको कोई ऑफर नहीं किया। जिसकी मर्जी आए। अब कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से कैंसिल हो गया, तो मेरे पास जितना टाइम मिला, जितना जल्दी मुझे इंफॉर्मेशन मिली, मैंने उतनी जल्दी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कर दिया।
और जो चीज अब मेरे अप टू कैपेसिटी में नहीं है मैं उसको क्या कर सकता हूँ, तो कैंसिल हो गई ऑप्शन। कुछ रीजन था और ये भाई साहब केस हार गए, क्योंकि उन्हें कहा गया कि जब आपके साथ कोई एग्रीमेंट ही नहीं हुआ था, तो उस एग्रीमेंट ना होने की वजह से आप अगर ये कह रहे हो कि आप इतनी दूर से चल कर आए, अब ऐसे तो कोई भी चलकर आ जाएगा, और ये कहाँ कहाँ तक सबको कॉम्पनसेट करते रहेंगे। आप दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था, कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था, ना ही कोई ऑफर एक्सेप्टेंस हुई थी, तो आपको ये क्लेम नहीं मिलेगा। यू कैन नॉट हेल्ड लाइबल द ऑक्शनर। तो ये इसके अंदर एक स्टोरी थी जो इसमें मिस की है, क्योंकि वो स्टोरी का आपके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। आपको सिर्फ ये बताना होता है कि भाई जब केस आएगा हैरिस वर्सेस निकलसन का, तो उसमें आपने बताना है कि जो ऑक्शनर का था वो ऑक्शन जस्ट क्या थी, वो एक इनविटेशन थी, वहां पर कोई ऑफर नहीं हुआ था, तो इसलिए यू कैन नॉट हेल्ड लाइबल द ऑक्शनर। गॉट दिस पॉइंट? इसमें सिर्फ इतना सा पॉइंट था। एक वर्ड आ रहा है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। क्या होता है ये? कभी पढ़ा है? क्या पढ़ा था बताओ? कंपनी के अंदर था। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के बारे में क्या पढ़ा था? जो आईपीओ के टाइम पर जो कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है। वेरी गुड। तो रेड हेरिंग वर्ड क्यों आया? प्रोस्पेक्टस क्या है? कंपनी का एक स्मॉल ब्रीफ इंफॉर्मेशन अपने बारे में लोगों को बताना एट द टाइम ऑफ मेकिंग सब्सक्रिप्शन, एट द टाइम ऑफ जब आप इशू करते हैं अपने शेयर्स को, तो कंपनी अपने प्रोस्पेक्टस इशू करती है। प्रोस्पेक्टस को ये मानकर चला जाता है कि कंपनी ने प्रोस्पेक्टस के अंदर अपनी सारी डिटेल्स डिस्क्लोज कर दी, जिसके बेस पर आप अपना इंटरेस्ट कंपनी के लिए क्रिएट कर सके, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव, वो आपकी इंटेंशन है। लेकिन कंपनी ने अपनी डिटेल्स आपको पूरी डिस्क्लोज कर दी। यही होता है प्रोस्पेक्टस में। क्या नाम है आपका? मयंक। प्रोस्पेक्टस तो पढ़ा ही हुआ है, तो ये तो नई चीज नहीं है ना? अभी हमारे डिटेल में भी नहीं पढ़ना, प्रोस्पेक्टस अगले इंटर में आएगा आपके सिलेबस में। लेकिन प्रोस्पेक्टस के बारे में हमें ये सबको मालूम है, ब्रीफ आइडिया अबाउट द कंपनी। आप कॉलेज ज्वाइन करते हैं तो कॉलेज के भी प्रोस्पेक्टस आपने पढ़े होंगे, तो उसमें भी कॉलेज अपना एक ब्रीफ आइडिया देता है आपको, जिससे आप रिलाई कर सके कि आपके कॉलेज के बारे में क्या इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए। रेड हेरिंग वर्ड क्यों लिखा गया है? कि अभी पूरा प्रोस्पेक्टस मेरा तैयार नहीं हुआ, अभी पूरा प्रोस्पेक्टस तैयार नहीं हुआ, लेकिन उसके तैयार होने से पहले मैं आपको एक प्रोस्पेक्टस इशू कर रही हूं, कंपनी की तरफ से एक प्रोस्पेक्टस इशू हो रहा है, बट कंपनी ये भी साथ में वार्न करती है कि प्लीज डू नॉट रिलाई ऑन द इंफॉर्मेशंस वॉट एवर गिवन इन दिस रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन अभी इनकम्प्लीट है। हो सकता है उस इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन से आपको रॉन्ग आइडिया हो जाए, इसीलिए उसको रेड हेरिंग लिख दिया। रेड लाइट होती है ना, अलर्ट कर रही है, रेड लाइट हर जगह अलर्ट करती है, डेंजर जोन सब जगह रेड। तो रेड का मतलब क्या हुआ कि भाई आप पढ़ लो, बट डू नॉट रिलाई ऑन दिस प्रोस्पेक्टस, कि भाई एकदम से आपने ब्लाइंडली रिलाई कर दिया और उसके बाद आप कंपनी के शेयर्स परचेज करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, तो देखो इसके बारे में क्या कहा है। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इशूड बाय द कंपनी इज ओनली एन इनविटेशन टू द पब्लिक टू मेक एन ऑफर टू सब्सक्राइब द सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। वो भी अपने आप में एक इनविटेशन ही है, आपको ऑफर नहीं किया उन्होंने, आप इसे पढ़ें, उसके बाद आप सोचें समझें और फिर शेयर्स के लिए अप्लाई करें। जब आप शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो वो क्या है? ऑफर। लेकिन प्रोस्पेक्टस इशू करना इज जस्ट एन इनविटेशन टू मेक एन ऑफर। इनविटेशन टू मेक एन ऑफर मतलब क्या है? आपको इनवाइट किया जा रहा है कि आइए ऑफर करें, इसका मतलब ऑफर से पहले की वो है ये।
प्रक्रिया, प्रोसेस। ठीक है जी। आप जब सेल का बैनर लगा हुआ देखते हैं किसी शॉप के बाहर, वो क्या है? इनविटेशन टू मेक एन ऑफर। आपको यही डिफरेंशिएट करना है। आगे इसको करेंगे कंप्लीट, इसमें काफी सारी चीजें सीखेंगे। तो ये पॉइंट क्लियर। और 10th पॉइंट हमने लिख ही लिया था कि स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर। तो हमारे पास इसके 10 पॉइंट्स आए थे जब हम ऑफर कर रहे थे। अब छोटी छोटी इसके बारे में डिटेल्स। एन ऑफर शुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन इन्विटेशन टू ऑफर। अब एक एक पॉइंट को डिस्क्लोज कर रहे हैं कि अब हम समझ गए इन्विटेशन क्या होता है, ऑफर क्या होता है। देखो पहला पॉइंट क्या कह रहा है, एन ऑफर इज डेफिनेट एंड केपेबल ऑफ कन्वर्टिंग एन इंटेंशन इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। ऑब्वियसली ऑफर जैसे ही एक्सेप्ट होगा वो क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, एग्रीमेंट बन जाएगा। इसका मतलब ऑफर में कैपेबिलिटी है कि वो कन्वर्ट हो सके किसके अंदर? कॉन्ट्रैक्ट में। Whereas in an invitation to an offer is only a circulation of an offer. इन्विटेशन को एक्सेप्ट करना कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। इन्विटेशन तो सिर्फ आपको ये कह रहा है कि आप आइए और हमें ऑफर करिए। तो इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर यानी सिर्फ ऑफर से पहले की एक स्टेप है, प्रोसेस है, और कुछ नहीं है। तो लिख भी रहा है, इट इज एन अटेम्प्ट टू इंड्यूस ऑफर्स एंड प्रीसीड्स अ डेफिनेट ऑफर। यानी जो ऑफर से पहले की जो प्रोसेस है उसे क्या कहते हैं हम? इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर। ठीक है, तो वो ऑफर नहीं है। तो पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है। ठीक है, ऑफर और इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर क्या डिफरेंस है? ऑफर डेफिनेट है, लेकिन इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर डेफिनेट नहीं है। ऑफर को कन्वर्ट किया जा सकता है किसके अंदर? कॉन्ट्रैक्ट में। लेकिन इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर को कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। अगर वो कन्वर्ट होगा तो किस में होगा? हाथ से यार, ऑफर में कन्वर्ट होगा। यही है ना? ठीक है, सेकंड पॉइंट देखें क्या है। एन इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर इज प्रेसिडेंट, तो ऊपर ही लिख दिया था हमने, वो उसको दोबारा से उन्होंने एक पॉइंट बना दिया है कि कोई बच्चा अगर बनाना चाहे तो एक सेकंड पॉइंट बना सकते हैं। थर्ड देखें क्या कहता है, एक्सेप्टेंस ऑफ एन इन्विटेशन टू एन ऑफर डज नॉट रिजल्ट इन द कॉन्ट्रैक्ट। वही फर्स्ट से आ रही है स्टेटमेंट, उसमें भी हमने यही कहा था कि अगर इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर का जो रिजल्ट निकलेगा ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ऑफर। फर्स्ट पॉइंट में आ गया था। देखिए नेक्स्ट पढ़े, फोर्थ पॉइंट क्या कह रहे हैं, when a person advertise that he has stock of books to sell his, और ये आपके लिए एग्जांपल्स के तौर पर आ रहे हैं, यानी कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। तो एग्जांपल में वो क्या कह रहा है कि उसके पास एक स्टॉक ऑफ बुक है टू सेल। जैसे मैंने क्या कहा था, आई वॉन्ट टू सेल माई हाउस, यही वर्ड बोला था मैंने। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, भाई पिछले कितने सालों से पढ़ा रहा हूं तो हर साल बुक्स खरीदता हूं, हर साल बुक का एक स्टॉक इकट्ठा हो गया। मैंने बच्चों को कहा कि चलो बुक्स खरीद लो जी मेरे से आकर, आई वॉन्ट टू सेल माई बुक्स। तो ये भी क्या है? एक इन्विटेशन कि आप आए और ऑफर करें। इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर। अब कोई बच्चा आएगा पसंद करेगा, सर आई वॉन्ट टू बाय दिस बुक, वो ऑफर हो गया। लेकिन जब मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं तो वो सिंपल क्या है? इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर। ठीक है ना? तो जरा एक बार पढ़ ले क्या कहना चाह रहा है ये। When a person advertises that he has stock of books to sell or houses to let, there is no offer to be bound. टू लेट के बोर्ड लगे होते हैं हर घर में, टू लेट का बोर्ड लगा होता है ना। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि कोई घर ढूंढ रहा है, वो अपना ट्रक में सामान लोड किया कि आपने तो लगाया था टू लेट में, आ गया सामान लेके, पकड़ो और एंटर करने दो। क्या ऐसे एंटर कर पाएगा? नो, सिंपल एक इन्विटेशन है वो। ठीक है ना, ये चीज समझा रहे हैं। फिर क्या कह रहा है, there is no offer to be bound by any contract. Such advertisements are offers to negotiate, offers to receive offers. यानी इन्विटेशंस हैं ये। आप आए, बैठे, टू लेट का बोर्ड लगाए, आप जाएंगे कि सर मुझे एज अ पीजीए रूम चाहिए, तभी तो बातचीत होगी। उन्होंने कहा 20,000, आपने कहा 15,000, निगोशिएशन के लिए उन्होंने बुलाया हुआ है। तो वो सिंपल एक इनवाइट किया गया है आपको कि आप आए और हमें ऑफर करें। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट देखें, पढ़े एक बार जरा खुद से, कुछ नया दिख रहा है। ई पॉइंट देखें, खुद से पढ़ें, देखें कुछ नया पॉइंट दिख रहा है। पॉइंट नंबर ई,
क्या कह रहा है? कुछ नहीं बता रहा, यही कहना चाह रहा है ना कि आपको सिर्फ ये टेस्ट करना है कि ये इंटेंशन क्या है। आपको इंटेंशन समझनी जरूरी है। In order to ascertain whether a particular statement amounts to an offer or an invitation, the test would be इंटेंशन। आपको इंटेंशन समझनी है सामने वाले की, उसकी इंटेंशन क्या है, क्या आपको वो इनवाइट कर रहा है या क्या आपको वो ऑफर कर रहा है। तो इंटेंशन पर इसलिए फोकस भी किया है, तो ध्यान रखना है कि इंटेंशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है जी। एफ पॉइंट एक बार पढ़ लें। एफ पॉइंट एक बार पढ़ लें सभी लोग। फर्स्ट पॉइंट का ही इलेबोरेशन है, ध्यान रखना। ए पॉइंट का इलेबोरेशन है ये। अगर आप बाउंड हो गए तो वो ऑफर है, अगर आप अभी बाउंड नहीं है तो वो इनविटेशन है। बाउंड इसके अंदर इंपॉर्टेंस हो जाती है, समझ गए ना। बाउंड कैसे होंगे? अभी मैंने कहा कुछ वर्ड दिमाग में याद रखने हैं, कुछ पिक्चर्स इमेजेस कुछ याद रखनी है। टू लेट का बोर्ड लगा हुआ है, वो ट्रक में सामान लोड करके आ गया, तो क्या लैंडलॉर्ड बाउंड हो गया कि उसको एंटर करने थे? नो। जस्ट सिर्फ टू लेट का बोर्ड पढ़ लेने से आपके पास ये थोड़ी मैसेज आ गया कि आप आ जाओ और एंटर कर जाओ। नो। लेकिन इसी का दूसरा कि आप एक दिन पहले उससे मिले, उसको ऑफर किया और उसने आपके ऑफर को एक्सेप्ट किया, और जो भी टर्म्स थी निगोशिएट होने के बाद उन टर्म्स को आपने पूरा किया। अब नेक्स्ट डे आप ट्रक लेकर आएंगे, अपना सामान लेकर आएंगे, तो क्या वो आपको मना कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। नाउ इन दिस सिचुएशन ही बाउंड्स। पहली सिचुएशन में ही वॉज नॉट बाउंड। अब वो आपको एंटर करने से नहीं रोक सकता क्योंकि आप सारी टर्म्स कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये एक ध्यान रखना है। तो एक आ गई इंटेंशन और एक आ गया बाउंड, ठीक है ना। बाउंड कब हो गए और कब नहीं। तो एक छोटा सा नोट लिख लो, ये डिफरेंस तो आपको याद रखना ही है। इसमें एक छोटा सा नोट लिख लो। While distinguishing offer and ऑफर को इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख लीजिएगा, एंड इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर, पूरा एक वर्ड है। इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर। we should consider the intention को बोल्ड कर लेना। we should consider the intention and बाउंड को भी अंडरलाइन कर लेना। बाउंड, BOUND, बाउंड। ये दो वर्ड हमें ध्यान रखने, इंटेंशन और बाउंड, ठीक ना। वी शुड कंसीडर इंटेंशन एंड द बाउंड जब भी आपको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है जी। इसके बाद इसने 4 और पॉइंट्स में डिस्टिंग्विश किया है अलग से। अब डेफिनेशन वाइज, वो तो एक जनरल परसेप्शन चल रहा था कि क्या डिफरेंस आ रहा है, अब देखें क्या डिफरेंस कह रहा है। ये है हमारा डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड इनविटेशन टू मेक एन ऑफर। क्या कहता है, अब डेफिनेशन पर आ गए। ऑफर किस में आ रहा था, कौन से सेक्शन में आ रहा था? सेक्शन 2A, ठीक है ना। ऑफर तो सेक्शन 2A में आ रहा था। क्या थी ऑफर की डेफिनेशन? When a person नहीं याद किया, पढ़ाई नहीं की भाई, ये पता चल जाता है।
हाँ? वो agreement होता है जो बताओ। ऑफर क्या था फिर? Agreement is agree to एग्रीमेंट तो अलग चीज है, वो ठीक बोल रहे थे। निकालो देखो, अभी देखो पिछली क्लास में तो लिखी थी सबसे पहले, सबसे ऊपर यही तो लिखी थी। यही थी ना, इसीलिए रेगुलर पढ़ना है, क्योंकि फिर ये कंफ्यूज होता है कि पता चला एग्रीमेंट में ऑफर की डेफिनेशन लिखा है और ऑफर में एग्रीमेंट लिखा है। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या थी? सिंपल सा, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है जी, ये ध्यान रखना है। देखो अब क्या कह रहा है, पहला पॉइंट सेक्शन 2A, एन ऑफर इज द फाइनल एक्सप्रेशन और विलिंगनेस बाय द ऑफर। यही था, ऑफर में क्या था, ऑफरर की तरफ से विलिंगनेस शो हो रही थी और एक फाइनल एक्सप्रेशन, आई वॉन्ट टू सेल माई हाउस, एक इन्विटेशन है, एक इंटेंशन है। लेकिन जैसे ही आपने मुझे कहा या आई वॉन्ट टू सेल माई हाउस टू यू फॉर ₹2 लाख, आओ जी, गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलो हाउस बड़ा हो गया था, छोटा हो गया, कार कर देता हूं। आई वॉन्ट टू सेल माई कार फॉर ₹2 लाख। आप में से कौन खरीदना चाहते हैं? अब मैंने ऑफर कर दिया आपको, तो जो भी खरीदना चाहेगा, जैसे ही वो अपनी विलिंगनेस शो कर देगा कि आई एम इंटरेस्टेड, तो वो क्या बन जाएगा, एक्सेप्टेंस हो जाएगी। कंसिडरेशन के साथ वो एग्रीमेंट बन जाएगा, और एग्रीमेंट के साथ इन्फोर्सेबिलिटी आते ही वो क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। इस तरह से चलती है स्टोरी। तो यहां पर क्या है, सेक्शन 2A सिंपल क्या कहता है बताओ, सिग्निफाइज इज विलिंगनेस टू डू, बस, और कुछ नहीं है, या एब्सटेन फ्रॉम समथिंग। तो ये जो चीज है वो हमें ध्यान रखनी है कि सेक्शन 2A ने सिर्फ इतना कहा, और जबकि इनविटेशन टू मेक एन ऑफर क्या था, उससे पहले की चीज, जस्ट इंटेंशन। ठीक है, तो जरा लिखना शुरू करो, डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड इनविटेशन टू मेक एन ऑफर। अब हम पॉइंट वाइज लिख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड इनविटेशन टू मेक एन ऑफर। ए पॉइंट में क्या आ रहा है, ऑफर के अंदर क्या था, फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस, लिख लो, फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस, फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस। ये पैराग्राफ में इसमें पॉइंट वाइज है कि वो बीच में लाइन डालती है। चलो आप ऐसा करो, वो आपके लिए बेटर रहेगा, आप लोग क्या करो, पॉइंट वाइज लिख लो, ऐसे बना लो, आप ज्यादा इजी हो जाएगा। पहला ऑफर के बारे में आया, और यहां है इनविटेशन, यहां लिखना आप फाइनल एक्सप्रेशन, ये हो गया फाइनल एक्सप्रेशन। जबकि यहां पर क्या आ रहा है, इंटेंशन, यहां पर क्या आ रहा है, इंटेंशन। क्लियर, फाइनल एक्सप्रेशन के साथ प्लस कर देना बाउंड, यानी, हाँ बाउंड, यानी इसमें एक सिंपल क्या बता रहा हूं कि जैसे ही एक्सेप्टेंस हुई तो ऑफरर क्या हो गया, बाउंड हो गया। ऑफरर इसमें क्या हो जाएगा, बाउंड हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर क्या इंटेंशन के साथ बाउंड होगा वो, नो बाउंडेशन, नो बाउंडेशन। ये ध्यान रखना,
नो बाउंडिंग, इसके अंदर कोई बाउंडिंग नहीं होगी, इसमें सिर्फ मैं क्या अपनी शो कर रहा हूं, इंटेंशन। ठीक है, ये फर्स्ट है। अब सेकंड पढ़ो जरा क्या कह रहा है। ऐसे आप लोगों को इसका डिफरेंस बना लेना। सेकंड देखो क्या कह रहा है। बताएं जरा, अब तो इतना पढ़ लिया कि एक्सप्लेन कर सकते हो। सर ऑफर में ऑफर का विलिंगनेस होना चाहिए, उसको इनविटेशन को ऑफर में कन्वर्ट करने के लिए। सेकंड पॉइंट पूरा एक्सप्लेन करना है। ऑफरिंग की भी विलिंगनेस होनी चाहिए, हम्म, प्रोवाइड बाय द टर्म्स। ऑफरिंग की भी विलिंगनेस होनी चाहिए। और बताओ। सर इनवाइट में हम लोग अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पुट कर सकते हैं, बट एक ऑफर के अंदर हम टर्म्स एंड कंडीशन पुट नहीं कर सकते हैं। तो जो ऑफर है वो एज इट इज ऑफर एंड ऑफरी को अग्री करना पड़ेगा फॉर गोइंग टू एग्रीमेंट इन कॉन्ट्रैक्ट। नहीं, वो नहीं समझा मैं, जो आपने कहा कि ऑफर के अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस जो ऑफर में लिखी होंगी वो दोनों को एग्री करनी पड़ेंगी। लेकिन इनविटेशन में हम अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पुट करवा सकते हैं, ऑफर एंड ऑफरी। और बताओ जी। एक पैराग्राफ है आपके पास, पॉइंट नंबर बी, सुहानी एक्सप्लेन करना है। आज सामने ही है, लिखा हुआ है, उसको एक्सप्लेन करना है। जो इनविटेशन होता है वो ऑफर उसको ऑफर करता है, लेकिन जब तक ऑफर उससे उसको बोलता नहीं कि मतलब मैं मतलब उसमें ऑफर की विलिंगनेस नहीं, जब तक वो ऑफर नहीं करता है तब वो इनविटेशन नहीं होता है। थोड़ा सा और एक्सप्लेन करो, आप कुछ मिक्स कर गए हो। आप पीछे से बताओ। अब तो सामने स्टेटमेंट लिखी हुई है, अब हमने ऑफर भी पढ़ लिया है काफी अच्छे से, इनविटेशन भी समझ लिया क्या होता है, तो मैं सिर्फ सेकंड पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा हूँ। जब तक दोनों पार्टी अपनी विलिंगनेस नहीं दिखाएंगी तो वो ऑफर की सेंस नहीं दिखाएगा। ठीक, और एंड दोनों पार्टीज को एग्री होना पड़ेगा ऑफर को कंप्लीट करने के लिए। ठीक एक है। पार्टी के एग्री होने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, इस दोनों को अपनी विलिंगनेस शो करनी पड़ेगी उसको, जो भी ऑफर वो करेंगे। ऐड करो शायद, कुछ कुछ तो बोलो सुहानी, सबने थोड़ा थोड़ा तो बोलना है। देखो जिस पॉइंट पर मैं रुकूंगा ना, तो ये समझ लो कि वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए रुका हूं इस पर। वैसे आपको लग रहा हो कि तो बेकार सा पॉइंट है, इसमें कहाँ उलझ रहे हैं, लेकिन हमें अगर इसको इंटरप्रिटेशन पर जाए कि इसकी इंटरप्रिटेशन ही इंपॉर्टेंट है। ऑफरिंग की विलिंगनेस जानना जरूरी है। बच्चे बोलो। ऑफरिंग की जो विलिंगनेस है जरूरी है ऑफर के लिए, जहाँ पे मतलब पार्टी की मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग जो पढ़ रहे हो ना, आप जो समझ रहे हो वो बता दो मुझे, मैं आपको कोई टेस्टिंग नहीं कर रहा हूँ, ये फिर से समझ लो, किसी की टेस्टिंग नहीं हो रही है, अभी टेस्टिंग की स्टेज पर हम है ही नहीं। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि आप ये समझें कि लॉ को जब हम पढ़ रहे हैं तो उसको समझ कैसे रहे हैं। इसका सेकंड पॉइंट थोड़ा सा आया अलग सा, लेकिन इतना अलग नहीं है, बट वो क्या बताना चाह रहा है ये मैं समझना चाह रहा हूँ कि आप उसको किस तरह से समझ रहे हैं। ऑफर और इनविटेशन तो समझ गए हो क्या होता है। ये क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़े, पढ़ो, मैं बताता हूँ, पढ़ो जरा एक बार क्या कह रहा है, पहली लाइन में क्या कह रहा है। where a party without expressing his final willingness proposes certain terms on which he is willing to negotiate, he does not make an offer. सिंपल बात बता रहा है कि मैं आपको ऑफर नहीं कर रहा हूं, उसने बहुत सारी टर्म्स बता दी, क्या यहां पर निगोशिएट हो सकता है। वो क्या कह रहा है,
विदाउट एक्सप्रेसिंग द फाइनल विलिंगनेस। अभी मैंने आपको कुछ नहीं बताया, मैंने अभी आप तक आपके साथ कोई अपनी फाइनल विलिंगनेस शो नहीं की है। proposes certain terms on which he is willing to negotiate। मैं अपनी कार बेचना चाहता हूं एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि मुझे 2 लाख रुपए के आसपास मिल जाए। मैंने क्या शो किया? क्या मेरी फाइनल एक्सप्रेशन शो हुई? नो। लेकिन मैंने क्या शो कर दिया कि मैं किन टर्म्स में निगोशिएट कर सकता हूं। क्या टर्म्स पे निगोशिएट कर सकते हैं? 2 लाख के आसपास। आप पढ़ो सेंटेंस को और मेरी इस कहानी को समझो। मैंने क्या कहा, फिर से समझना। मैंने क्या कहा है कि आई वॉन्ट टू सेल माई कार। पहले मैंने ये बताया मेरी फाइनल एक्सप्रेशन अभी तक तो यहां पर फाइनल सी दिख रही है, आई वॉन्ट टू सेल माई कार, लेकिन मैंने ऐड किया एंड आई एम एक्सपेक्टिंग ₹2 लाख नियर बाय। यानी निगोशिएशन के लिए मैंने आपके सामने एक ऑप्शन रख दिया। कोई बच्चा कह सकता है मैं 190 दूंगा, कोई कह सकता है मैं 180 दूंगा। इसका मतलब क्या होगा कि अब मैंने कहा है कि मैं कहां पर एग्री हो सकता हूं। देखो क्या कह रहे हैं, 1 मिनट इसको अपडेट कर लें। आप समझे कुछ पॉइंट? घबराते क्यों हो भाई? लॉ है ये। एक लाइन क्या, एक वर्ड के ऊपर पूरा केस उखड़ जाता है, एक वर्ड के ऊपर। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि अभी से अब शुरू कर लो आप इंटरप्रिटेशन। अब शुरू करो, क्योंकि अब इतनी हमारी पढ़ाई हो गई कि अब आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि हम कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है। अब डे बाय डे उसके अंदर आपको एड ऑन मिलेगा, लेकिन अब यहां पर आप उस स्टेज पर आ गए हो कि आप उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश कर सकते हो। कह रहा है वेयर अ पार्टी विदाउट एक्सप्रेसिंग हिज फाइनल विनिंगनेस proposes certain terms on which he is willing to negotiate। मैंने सिर्फ प्रपोज किया है कुछ टर्म्स को, जिन टर्म्स पे मैं आपके साथ निगोशिएट कर सकता हूं। ही डज नॉट मेक एन ऑफर। ये ऑफर नहीं है, ये सिर्फ क्या है? इनविटेशन। तो यानी आपका जब सेकंड पॉइंट यहां पर आएगा, यहां पर क्या है? टर्म्स है ऑन विच negotiation can be done, और ब्रैकेट में लिख लेना नॉट अ फाइनल एक्सप्रेशन। जबकि यहां पर ओवर रिवर्स हो गया, यहां मैंने फर्स्ट में लिया था फाइनल एक्सप्रेशन था, यहां पर फाइनल एक्सप्रेशन नहीं है, नॉट अ फाइनल एक्सप्रेशन। सिर्फ टर्म्स आएंगी जिन टर्म्स पे निगोशिएट करने की बातचीत की जा रही है। ठीक है जी। गॉट दिस पॉइंट? वहां फाइनल एक्सप्रेशन था, यहां फाइनल एक्सप्रेशन नहीं है। वहां पर सिंपल एक बात होगी, उसको आप एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। हो सकता है ज्यादा टर्म्स हो, लेकिन यहां पर अभी टर्म्स के अंदर निगोशिएशन होने के चांसेस हैं। वहां पर फिर टर्म्स में कोई निगोशिएशन नहीं होगा। एक तरीके से फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट एक दूसरे का डिफरेंस होगा ये। ठीक है जी। वहां पर वो फाइनल एक्सप्रेशन था, टर्म्स फाइनल हो चुकी हैं। यहां पर टर्म्स अभी तक फाइनल नहीं हुई है, अंडर नेगोशिएशन है, ये फाइनल एक्सप्रेशन नहीं है। अब जरा सी पॉइंट पढ़े एक बार। पार्टी का मतलब कि इंटेंशन देखा जाएगा तो फर्स्ट इंटेंशन से। हाँ बिल्कुल, इंटेंशन तो फर्स्ट प्रायोरिटी पर हो गया। अगर उसने लोएस्ट प्राइस में बोला तो जरूरी नहीं है कि वो ऑफर ही होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जिससे क्रॉस ऑफर्स बन जाएंगे। मैंने 2 लाख बोला, आपने कहा 190, मैंने कहा नहीं 198। सी पॉइंट पढ़े एक बार। घूम फिर कर देखो क्या करते हैं ये लोग ना, पॉइंट्स रिपीट करते हैं बहुत।
अभी इन्होंने वर्ड बोल दिया ना इंटेंशन, अब सी पॉइंट पर इंटेंशन पर फोकस कर गया वो। देखो जरा, टेस्ट क्या होगा, सिर्फ इंटेंशन। ऊपर भी यही कहा था कि टेस्ट क्या होगा कि ये ऑफर है या इनविटेशन है, वो किससे पता चलेगा, इंटेंशन से। बस थर्ड पॉइंट आपका इंटेंशन पर अटक गया। ठीक है जी। डी पॉइंट देखें, जल्दी से डी पॉइंट पढ़ लें। इसमें बाउंडेशन पर फोकस कर गया। अगर मैं बाउंड हो गया हूं किन्हीं चीजों से, किन्हीं एग्रीमेंट से, किन्हीं टर्म्स से, किन्हीं कंडीशंस के साथ, तो फिर तो वहां पर ऑफर हो गया। अगर मैं बाउंड अभी भी नहीं हो पा रहा हूं तो वहां पर वो ऑफर नहीं। ठीक है जी। फोर्थ पॉइंट में लिख लो बाउंडेशन, बस इसको एक्सप्लेन करना। ये एग्जाम्पल्स हैं कुछ, इन एग्जाम्पल से हमें समझना होगा, जल्दी से आगे बढ़े। इन एग्जाम्पल से हमें समझना है कि क्या हमारे इनविटेशन टू ऑफर है। पहला, शेयर्स के लिए जो कंपनी ने एडवर्टीजमेंट दिया वो क्या है, इनविटेशन, वो ऑफर नहीं है। सेकंड देखो क्या है, डिस्प्ले ऑफ गुड्स, जिसे आप विंडो शॉपिंग बोलते हैं। विंडो शॉपिंग का पर्पस क्या था, कंसेप्ट क्या था, कि आप विंडोज में देखते हुए चलते हो कि चीज पसंद आई तो गए, नहीं तो आगे बढ़ते हो, उसे विंडो शॉपिंग कहते थे। वही सिंपल एक्सप्लेनेशन है। तो वो भी क्या है, हमारा इनविटेशन है जो काउंटर पर सामान रखा हुआ है। फिर ऑक्शन सेल, ऑक्शन सेल तो हम पहले ही कह चुके हैं, वो तो है ही इनविटेशन। जब तक वो फाइनल बिड नहीं होगी तब तक वो एग्रीमेंट नहीं बनेगा। कोटेशन ऑफ प्राइसेस सेंट, वो भी आपका कोटेशन भी क्या है, एक इनविटेशन है, वो भी आपका फाइनल प्राइस नहीं होता। ठीक है जी। तो फाइनली इन्होंने खुद से अपना एक छोटा सा डिफरेंस बिटवीन दे रखा है, यानी इतना कुछ समझने के बाद, एक्सप्लेनेशंस के बाद आपको यहां उन्होंने सिंपल से बता दिया कि सबसे पहले क्या है मीनिंग, दूसरे नंबर पे क्या है इंटेंशन, और तीसरे नंबर पे सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब क्या है कि ऑफर जो है इनविटेशन के बाद बनता है। इसका मतलब ऑफर क्या है, इनविटेशन के बाद है, और इनविटेशन क्या है, ऑफर से पहले। ये चीज सिर्फ सीक्वेंस बताइए। ठीक है जी, क्लियर ऑफर। ये एक छोटा सा चार्ट है, मैंने जानबूझ के डिलीट नहीं किया, लेकिन इसकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस अब रही नहीं। कह रहा है ऑफर कैन बी मेड बाय एक्ट और बाय एब्सटिनेंस। जब आएगा आपका एक्ट है तो एक्ट किस तरह से होंगे, वर्ड से या फिर कंडक्ट से, और फिर वर्ड्स की तरफ जाए तो वर्ड्स किस तरह के होते हैं, रिटन या ये तो कर चुके हैं। ठीक है जी, दिस इज द ऑफर। आ जाओ जी एक्सेप्टेंस, नेक्स्ट पेज पर आ जाओ, एक्सेप्टेंस हेडिंग डाल दो। अगर याद नहीं है तो एक बार ऑफर की डेफिनेशन पढ़ लो, फिर बताओ कि क्या है ऑफर की डेफिनेशन। याद नहीं है तो एक बार पढ़ लो, गलत नहीं सुनानी। एक बार पढ़ लो क्या थी ऑफर की डेफिनेशन। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज हिज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन्स। ये सब चीजें पढ़ लो एक बार ध्यान से, अच्छे से। आपको मैं दिखा रहा हूं, देखो कहां लिखी है, आप देखो। मयंक बताया था ना नाम आपने, मयंक। आपको मैं भेज दूंगा, एक बुक में भी है। ये डेफिनेशन है बेटे, जो बोल्ड लेटर में लिखी है। सेक्शन 2A डिफाइन करता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। When one person signifies to another, when one person signifies to another, यानी मैं आपको सिग्निफाई कर रहा हूं क्या, his willingness to do, कि मैं अपनी कार आपको बेचना चाहता हूं, मेरी कार मैं आपको बेचना चाहता हूं, ये मेरी क्या है, विलिंगनेस, मेरी इच्छा है ना, विलिंगनेस टू डू, और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग,
और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, मैं ये भी कह सकता हूं कि प्लीज आप ये काम मत करिए, आप ये काम मत करिए, इसके लिए भी मैं आपके साथ ऑफर कर सकता हूं विद अ व्यू। अब उसमें मेरी क्या है, विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेट। मैं ये भी सोच के चल रहा हूं कि मुझे आपसे उसकी एक्सेप्टेंस चाहिए, ये नहीं मानकर चल रहा कि मैं जो कह रहा हूं वो तो आप करोगे ही, ये नहीं होगा। मुझे उसमें आपकी क्या चाहिए, एक्सेप्टेंस। किस चीज में, आई वॉन्ट टू सेल माई कार, तो आप कहेंगे यस आई वॉन्ट टू बाय कार, तो ये एक्सेप्टेंस मैं आपसे चाह रहा हूं, उसको बोलते हैं एसेंट। ठीक है ना, तो आप पूरी डेफिनेशन एक बार पढ़ लो। When one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything with a view to obtaining the assent from that other person, ठीक है जी, इसको बोलते हैं ऑफर। अब मुझे क्या चाहिए आपसे, एसेंट, आपकी एक्सेप्टेंस चाहिए। एसेंट, एसेंट मतलब आपकी मंजूरी। अब देखो एक्सेप्टेंस क्या कह रहा है, वही चीज अब आपके पाले में चली गई, अब वही चीज आपके पाले में चली गई, तो इसकी कितनी छोटी सी डेफिनेशन हो जाएगी, When the person whom proposal is made, मैंने आपको प्रपोजल बनाया दिया था, अब आप यानी जिसको ये प्रपोजल दिया गया था signifies his assent, आपने जैसे ही अपनी एसेंट मुझे शो की तो वो क्या कहलाती है, एक्सेप्टेंस। देखो लिखा है when the person to whom the proposal is made signifies his assent, कॉमा डालकर क्या लिख रहा है, proposal is said to be accepted, the proposal when accepted becomes a promise। ठीक है जी, ये आगे और बढ़ेगा, फिर आगे a promise following the consideration becomes an agreement, an agreement which is enforceable by law becomes contract। ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, पहले ऑफर चलेगा, फिर एक्सेप्टेंस होगी, एक्सेप्टेंस ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस होकर प्रॉमिस बनेगा, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन के साथ एग्रीमेंट बनेगा, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी, ये पॉइंट क्लियर सबको, तो ये छोटी सी डेफिनेशन लिख लीजिए एक्सेप्टेंस की। When the person to whom the proposal is made, ये दिमाग में रखो, when the person to whom the proposal is made, अब वहां पर भी signifies बोला था, यहां पर भी बोलेंगे signifies his assent, उसने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी, आपको अपनी मंजूरी दे दी, signifies his assent thereto, comma, proposal is said to be accepted, full stop। The proposal when accepted, the proposal when accepted becomes promise। ये इसका कंक्लूजन है। ठीक है जी, अगले पॉइंट्स लिखने नहीं है, अगले पॉइंट्स समझने हैं, क्योंकि अब वो आपको डिफाइन कर रहा है, उनको एक्सप्लेन कर रहा है, क्या कह रहा है, रिलेशन बिटवीन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। अब अगली टेक्निकल टर्म्स पर जा रहे हैं। पहले तो उसको किससे समझा रहा है, ये देखो किससे समझा रहा है, lighted match to a train of gunpowder, lighted match to a train of gunpowder। दिवाली पर चलाई है ट्रेन, नहीं चलाई, अब पटाखे बैन हो गए एक्चुअली। दिवाली पर पटाखों का एक टर्म है ट्रेन, रेल बोलते हैं हिंदी में हम लोग उसे। एक धागा दूसरे कोने से बांध देते थे और उसके बीच में उसको लटका दिया जाता था, जैसे रॉकेट होता है ना, रॉकेट तो ऊपर स्काई में चला जाता है, इसलिए उसे रॉकेट बोल दिया। ट्रेन क्या थी, वो धागे में हम लोग एक एंड यहाँ बांध दिया, एक एंड यहाँ बांध दिया, उसे बीच में लटका दिया जाता था, या बिल्कुल रॉकेट की तरह उसमें आग लगा दी। लाइटेड मैच टू अ ट्रेन ऑफ
गन पाउडर। एक्चुअली वो ट्रेन है, उसके अंदर बारूद होता है थोड़ा सा। जैसे ही उसमें हम वो माचिस की तिल्ली लगाते हैं, वही चीज समझा रहा है एक्चुअली। तो वो ट्रेन कहाँ से भागती है, वहां से चलती है, इधर आती है, इधर हिट करती है, फिर इधर आती है। तो इट्स थोड़ी देर के लिए वो एक जॉय सा हो जाता है, एंजॉय कर जाते हैं उसके अंदर हम लोग, बच्चे जब होते थे। अब पटाखे बैन हो गए, इसलिए वो चीज आपने देखी नहीं है, अदरवाइज अपने पेरेंट्स से पूछोगे तो उन्होंने जरूर जलाई होगी, इसमें कोई शक नहीं। तो उन्होंने क्या कहा, इस चीज को कैसे समझा रहा है वो, कि जैसे ही मैंने माचिस की तिल्ली उसमें लगाई, क्या अब आप उस ट्रेन को रोक पाओगे? नहीं। कह रहा है एक्सेप्टेंस जो है वो माचिस की तिल्ली है जो उसमें लगाई जाती है, उसके बाद फिर वो नहीं रुकेगा, खत्म। यानी ऑफर जैसे ही एक्सेप्ट होगा, ऑफर जैसे ही एक्सेप्ट होगा, तो वो प्रपोजर के हाथ से निकल गया। अब प्रपोजर उसमें कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसलिए उसको समझा रहा है, देखो क्या कह रहा है कि एक्सेप्टेंस क्या है। एक्सेप्टेंस इज टू ऑफर दैट अ लाइटेड मैच टू अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर। यानी जैसे ही उस माचिस की तिल्ली से उस ट्रेन को आग लगाई जाएगी, उसको किया जाएगा, फिर वो वापस नहीं ली जा सकती, क्योंकि प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया। प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया, एक्सेप्ट होते ही वो प्रॉमिस बन गया। अब वो प्रपोजल नहीं रहा, अब वो प्रॉमिस बन गया। अब प्रपोजर चाहे तो भी फंस गया वो। अब मैंने जैसे ही बोला कि हाँ जी मैं अपनी कार 2 लाख रुपए की बेचना चाहता हूँ, स्वानी ने हाथ खड़ा किया, ये लो पकड़ो सर 2 लाख रुपए, मेरे को एक्सेप्ट है। क्या मैं अपने वर्ड्स वापस ले सकता हूँ? नो, क्योंकि एक लीगल टर्मिनोलॉजी में आ गया। हाँ, थोड़ा वर्बल वर्ड्स को इसीलिए अवॉइड किया जाता है कि वर्बली काम मत करो, क्योंकि वर्बली में थोड़ा सा एविडेंस ऑफ प्रूफ बड़ा मैटर करता है। जब रिटर्न होगा, जैसे ही मैंने कहा कि हाँ जी ये लो एग्रीमेंट साइन करो, मैंने भी साइन कर दिए, सुहानी ने भी साइन किए, वहां पर 2 लाख रुपए की कार, आपस में एक दूसरे को सेल परचेज की बात हो गई। तो जैसे ही वो एक्सेप्ट होगा, अब वो प्रपोजल रिजेक्ट नहीं हो सकता। अब तो रिजेक्ट करूंगा तो मुझे उसके खामियाजा भुगतने पड़ेंगे। नाउ शी कैन मूव टू द कोर्ट, नाउ शी कैन मूव टू द कोर्ट। इसलिए इसको कहा गया कि एक्सेप्टेंस क्या है, इट्स अ लाइटेड मैच टू द ट्रेन ऑफ गन पाउडर। ठीक है जी। सर अगर मानो वर्बल प्रॉमिस हो गया, लेकिन एग्रीमेंट के टाइम पे किसी एक पार्टी ने मना कर दिया तो देखो फिर वो बेटे मैंने कहा वो मैटर जो है ना डिस्प्यूट बन गया, कोर्ट तो जा सकते हैं। वर्बल तो है ही, फिर वो ये सच्चाई के ऊपर है। कोर्ट पूछेगा आपने बोला था क्या 2 लाख रुपए की कार बेचोगे? मैंने कहा हाँ। सुहानी से पूछेगा आपने एक्सेप्ट किया था? हाँ। मेरे से पूछेंगे इन्होंने एक्सेप्ट किया था? हाँ। फिर क्या दिक्कत है? यू हैव टू पे द कार, यू हैव टू गिव द कार टू हर। और अगर ये 2 लाख रुपए नहीं दे रहे तो आप इनसे पूछेंगे आपको क्या दिक्कत है, पे 2 लाख टू हिम, दैट्स ऑल। फिर सच्चाई पर आ गया। जो इसीलिए मैंने कहा कि आगे जाकर आप पढ़ेंगे तो इसलिए उसमें लिखा जाता है कि रिटर्न एग्रीमेंट्स करें तो ज्यादा बेटर है। जो वर्बल वाले होते हैं, ओरल वर्ड जो चलते हैं, वो जरा इस पर आ जाते हैं। फिर अगर जो सच बोलेगा तो सच पर, अब सच नहीं बोला तो फिर दिक्कत हो जाएगी, एविडेंस ऑफ प्रूफ बड़ा दिक्कत सी वाली होती है। पॉइंट क्लियर सबको? तो क्या कर रहे हैं, द इफेक्ट ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन इज दैट द एक्सेप्टेंस यानी ट्रिगर कैन नॉट बी रिकॉल्ड और अनडन। क्या अब उसको अनडन किया जा सकता है? मैंने बुलेट शूट कर दी, जैसे ही मैंने वो ट्रिगर दबाया, मैं क्या रोक सकता हूं उसको, बुलेट को? नहीं रोक सकते। तो ट्रिगर जो है, यानी वो जो ट्रिगर है वो एक्सेप्टेंस है। एक्सेप्टेंस जैसी हुआ, खत्म। जैसे ही थर्ड हैमर गिरा, ठा ठा ठा, अब वो मना कर सकता है क्या? अब नहीं मना कर सकता। कॉन्ट्रैक्ट बन गया, एग्रीमेंट बन गया, जो ऑफर था वो एक्सेप्ट हो गई। ये है एक चीज को समझने की बात।
ठीक है, क्लियर है पॉइंट। सेकंड देखो, इसीलिए बता रहे हैं, वो सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहा है। ये आपकी इच्छा पर है कि आपको अगर ज्यादा नंबर का क्वेश्चन आ गया है तो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज नो नीड टू राइट इट। ये समझना है जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, कितनी बड़ी बात बोली जा रही है ना। सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड पॉइंट देखो, एक बार पढ़े। इट इन फैक्ट मीन्स दैट द ऑफर कैन बी विड्रॉन जस्ट बिफोर इट इज एक्सेप्टेड। यानी ट्रेन को कब रोका जा सकता था? आग लगाने से जस्ट पहले। और वो आग लगाना क्या है? एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस से पहले तो रोका जा सकता है, उसके बाद नहीं रोका जा सकता। यानी मेरा जो ऑफर था, सुहानी के बोलने से पहले या किसी के भी बोलने से पहले कह दिया सॉरी नहीं बेचनी। जैसी मैंने बोला सॉरी नहीं बेचनी, तो अब क्या आप एक्सेप्टेंस कर पाएंगे? नहीं। समझ रहे बात को? क्लियर है पॉइंट? सॉरी नहीं बेचनी। अब आप इसको क्वेश्चन ये होना चाहिए, सर ये तो वर्बल में हो रहा है, रिटन में कैसे होगा? मैंने रिटन में एग्रीमेंट साइन किया, सुहानी के पास भेज दिया। ये हालांकि अब आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा मैं अपनी बता दूं कि आपको क्लियर रहे। रिटन में कितना मैटर करेगा? रिटन में सेकंड्स तक मैटर करेगा। आप जब व्हाट्सएप मैसेज भेजते हो, आपने किसी को व्हाट्सएप मैसेज भेजा कि हाँ जी मेरी कार खरीद लो 2 लाख रुपए की, तो मैसेज के ऊपर टाइम आता है। उस टाइम के बाद आपके पास टाइम है उस मैसेज को एक्सेप्ट करने का। अब रिटर्न में चल रहा है सब कुछ, मेल के थ्रू चल रहा है, मान लो मैसेज भी छोड़ो, व्हाट्सएप मैसेज मेल के थ्रू चलो, तो मेल में भी आप देखते होंगे सेकंड्स तक आ जाते हैं। मेरी मेल आपके पास पहुंची, आपने मेल पढ़ी या नहीं पढ़ी, आपका मैसेज आने से पहले मैंने लिख दिया सॉरी सुहानी, व्हाट आई ऑफर टू यू नाउ दिस ऑफर इज नॉट अवेलेबल, आई कांट सेल माय कार टू यू। मैंने अपना ही प्रपोजल क्या कर दिया? वापस ले लिया। लेकिन कब लिया? इनकी एक्सेप्टेंस भेजने से पहले। अब मैंने मान लीजिए ऑफर किया था 10 बजे और मैंने अपने ऑफर को रिवोक कर लिया, यानी वापस ले लिया 11 बजे। लेकिन 10:10 पे सुहानी पहले ही मुझे ऑफर का एक्सेप्टेंस भेज चुकी थी, तो क्या अब मेरा रिवोक कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। वो तो एक्सेप्ट हो चुका, वो प्रॉमिस बन चुका है, ऑफर तो रहा ही नहीं। ऑफर तो रिवोक तब हो सकता था जब वो ऑफर हो। ऑफर किस में कन्वर्ट हो चुका है? प्रॉमिस। एक्सेप्टेड होते ही प्रॉमिस बन गया, एंड प्रॉमिस यू कांट रिवोक। प्रॉमिस तो म्यूचुअल कंसेंट से रिवोक हो सकता है अगर देखा जाए, क्योंकि प्रॉमिस में तो 2 पार्टी इन्वॉल्व हो चुकी हैं, जबकि ऑफर में सिर्फ एक ही पार्टी थी। जब तक एक ही पार्टी के हाथ में मामला है तो वो रिवोक कर सकती है कभी भी, लेकिन जैसे ही 2 पार्टी इन्वॉल्व हो गई तो अब एक पार्टी इसको रिवोक नहीं कर सकती। ये है मोटा मोटा, गॉट इट? तो इसको यही समझा रहा है, इन फैक्ट मीन्स दैट द ऑफर कैन बी विड्रॉन जस्ट बिफोर इट इज accepted. Acceptance converts the offer into a promise and then it is too late to revoke it. कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? थर्ड पॉइंट पढ़े। वही गन पाउडर को दोबारा ले आया है, ट्रेन को दोबारा से ले आया है। जो ट्रेन चल पड़ी, जो एक्सप्लोजन हो गया, अब उस एक्सप्लोजन को तो रोका ही नहीं जा सकता। तो क्या कह रहा है? ट्रेन ऑफ गन पाउडर इन इट सेल्फ इज इनर्ट बट इट इज द लाइटेड मैच, यानी एक्सेप्टेंस विच कॉजेज द गन पाउडर टू एक्सप्लोड। अपने आप से तो वो जल ही नहीं सकती। जो रॉकेट है वो अपने आप से जल पाएगा क्या? तो वो ट्रेन भी अपने आप से तो चल ही नहीं सकती थी। जब तक उसको मैं माचिस से जलाऊंगा नहीं या लाइटर से उसको जलाऊंगा नहीं, तब तक तो वो चलेगी नहीं। और जो जला रहे हैं हम, दैट इज एक्सेप्टेंस। और एक बार जल गई तो वो प्रॉमिस बन गया, अब ऑफरर के हाथ में
कुछ भी नहीं रहा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। ये वो पॉइंट्स हैं जब आपको, फिर मैं बोल रहा हूं कि जब आपके पास मार्क्स ज्यादा हैं तब उसमें इन मटेरियल्स को हम यूज कर सकते हैं। कितना अच्छी बात बोल रहा है फोर्थ पॉइंट में, कि इसका मतलब क्या लग रहा है कि ऑफरर अकेले कोई लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं कर सकता। ये हमने पहले ही पढ़ा है, टू पार्टीज तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग में। यानी ऑफरर अपने आप से तो कोई लीगल रिलेशनशिप या कोई भी एग्रीमेंट क्रिएट नहीं कर सकता। ही और शी जो भी है नीड्स द सेकेंड पार्टी। तो यही कह रहा है, द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस, एन ऑफर इन इटसेल्फ कैन नॉट क्रिएट एनी लीगल रिलेशनशिप। ऑफर अपने आप में कोई लीगल रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि एक ही पार्टी है वहां पर। और उसकी लीगल रिलेशनशिप कब बनती है? जब कोई सेकेंड पार्टी उसको एक्सेप्ट करे। फिफ्थ पॉइंट में देखिए क्या कह रहा है। देखो जो मैंने एक्सप्लेन किया था, ऑफर जैसी प्रॉमिस बन गया, दो पार्टी की इन्वॉल्वमेंट हो गई, अब ऑफरर कुछ नहीं कर सकता। ऑफरर अलोन कैन नॉट रिवोक इट। देखो यही कह रहा है, कैन नॉट बी विड्रॉन और रिवोक। एन ऑफर रिमेन्स एन ऑफर सो लॉन्ग एज इट इज नॉट एक्सेप्टेड बट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट सूनर और लेटर, जैसे वो एक्सेप्ट हो जाता है। गॉट दिस पॉइंट? ये सिर्फ इसके एक्सप्लेनेशन थे हमारे ऑफर और एक्सेप्टेंस को प्लस करके। आओ जी, यहां से लिखना शुरू करना है। नेक्स्ट पॉइंट डेफिनेशन के बाद, लीगल रूल्स फॉर अ वैलिड एक्सेप्टेंस। जैसे वहां भी हमने 10 पॉइंट्स पढ़े थे, ऑफर के लिए भी लीगल रूल्स के 10 पॉइंट पढ़े थे ना। यहां पर आ जाओ, लीगल रूल्स रिगार्डिंग अ वैलिड एक्सेप्टेंस। फर्स्ट पॉइंट, मैंने बोला है सुहानी को कि मेरी कार 2 लाख रुपए की खरीद लो, तो आप में से कोई और एक्सेप्ट कर सकता है उसे? नहीं कर सकता ना। इसका मतलब ऑफर को वही एक्सेप्ट कर सकता है जिसको ऑफर किया गया है। हाँ, जनरल ऑफर में कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। अब मैंने कहा सुहानी नहीं, मैंने कहा हाँ जी एनीवन हु वांट टू बाय माय कार। जैसे मैंने बोला एनीवन हु वांट टू बाय माय कार, तो इसका मतलब तो आप में से कोई भी खरीद सकते हो। तो वो कौन सा ऑफर है? जनरल ऑफर। तो ये हमें ध्यान रखना। तो ये थोड़ा सा उस पॉइंट का एक्सेप्शन भी बन जाएगा। तो लिखो पहला पॉइंट, एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन बाय द पर्सन टू whom the offer is made. Acceptance can be given by the person to whom the offer is made. Whom the offer is made. आ गया देखो, बोल्टन वर्सेस जोन्स, यही था। क्या नाम था बोल्टन का पहले वाले ओनर का? ब्रोकल हाउस। सबको याद है ये? यही केस था इसमें भी। उसने कॉन्ट्रैक्ट तो किसके साथ किया था? ब्रोकल हाउस के साथ, लेकिन पूरा कौन कर रहा था? बोल्टन। तो क्या जोन्स ने बोल्टन को पैसे दिए? नहीं दिए। क्यों? क्योंकि उसका स्पेसिफिक ऑफर था। क्योंकि उसका स्पेसिफिक ऑफर था। वेरी गुड। इसमें कॉन्ट्रैक्ट ही नीचे लिख दिया है, तो एक छोटा सा स्टार डालकर लिख दो, जनरल ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन। जनरल ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन। और जनरल ऑफर का क्या एग्जांपल था वो भी लिखा है, देखो, कार्लेल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल्स कंपनी। याद है सबको ये केस? है ना? इंडिविजुअली लिखने को आ जाए अगर 2-4 नंबर का तो लिख देंगे ना। आपको मैं बता देंगे सब चीजें, ठीक है, क्योंकि ये पिछली क्लास में हो चुका है। सेकंड लिखें, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। ये अनक्वालिफाइड थोड़ा सा अलग सा लगता है, लेकिन लॉ में अनक्वालिफाइड का मतलब होता है अनकंडीशनल। लॉ में अनक्वालिफाइड का मतलब ये नहीं, अनएजुकेटेड वाला नहीं है, ये है अनकंडीशनल।
ध्यान रखिएगा, ठीक है। एब्सोल्यूट का मतलब जैसे बोला है बिल्कुल वैसा, जैसे टर्म डिसाइड हुई है बिल्कुल वैसे। उसको एब्सोल्यूट बोलते हैं, जैसा डिसाइड हुआ बिल्कुल वैसे। तो एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट होनी चाहिए। और अनक्वालिफाइड, अनक्वालिफाइड मतलब अनकंडीशनल। डिसाइड हुआ था 2 लाख रुपए, सुहानी से कहा गया कि 2 लाख रुपए वन गो में देना है आपने। सुहानी ने क्या कहा, एग्रीमेंट साइन करते हुए मेरे बैंक में 50,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए सर, 50,000 रुपए करके 4 बार दे दूंगी। क्या ये पहले डिसाइड हुआ था? अब ये कंडीशन कौन ऐड कर रहा है? सुहानी, यानी एक्सेप्टर। तो क्या वो हमारी टर्म्स उसको अलाउ कर रही है? नो, क्योंकि ये इसमें एडिशन खुद से कर रही है, पहले डिसाइड नहीं हुआ था। पहले अगर डिसाइड हो जाता तो बात अलग है, लेकिन अगर कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है और उस डिसीजन उनके अलावा अगर ये खुद अपने आप से कंडीशन लगा रही हैं, तो वो फिर एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। मैंने कहा था 2 लाख रुपए भेज दो, लेकिन उन्होंने 50,000 रुपए भेजे, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट को रिवोक कर सकता हूं, सिर्फ इसी बेस पर कि इन्होंने उसको एब्सोल्युटली वैसे ही पूरा नहीं किया जैसा कहा गया था, इसलिए इसको एब्सोल्यूट कहा गया। समझ गए एब्सोल्यूट का मीनिंग क्या है? एज पर कंडीशंस इट मस्ट बी फुलफिल्ड। अनक्वालिफाइड का मतलब क्या है? ये अपने आप से कोई कंडीशंस नहीं लगाएंगे, एक्सेप्टर अपनी तरफ से कोई कंडीशन नहीं लगाएगा। ये 2 चीजें ध्यान रखनी, ठीक है। समझ गए एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड? एक बार जरा ये पढ़ लीजिए, नील वर्सेस मेरिट के बारे में पढ़ लेंगे, क्या कह रहे हैं भाई साहब, अपने आप समझ जाएंगे। बहुत छोटा सा एक इसी चीज को लेकर एक्सप्लेन कर रहे हैं। एम ने ऑफर किया लैंड सेल करने का एन को, 280 पाउंड्स में डिसाइड हुआ। एन रिप्लाइड purporting टू एक्सेप्ट द ऑफर। उसने बोल दिया कि मुझे आपकी ऑफर मंजूर है। एंड इनक्लोज द चेक ऑफ 80 पाउंड्स ओनली, और प्रॉमिस भी कर रहे हैं कि आपको 50 पाउंड्स की 4 इंस्टॉलमेंट दे देंगे। यहां पर क्वेश्चन में लिखा नहीं है, लेकिन डिसाइड यही हुआ था कि होल अमाउंट टू बी पेड इन वन गो। लेकिन इन्होंने अपनी मर्जी से, एन भाई साहब अपनी मर्जी से, ये लो जी 80 पाउंड्स, 50-50 पाउंड्स के 4 और मैं आपको इंस्टॉलमेंट बना रहा हूं अपनी तरफ से, तो आप प्लीज एक्सेप्ट कर लो। तो क्या ये अनकंडीशनल हुआ? क्या ये अनक्वालिफाइड हुआ? नो, ये तो क्वालिफाइड हो गया, उन्होंने कंडीशन लगा दी अपनी। तो जो ऑफरर है उसके हाथ में है इस कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट करना, ठीक है जी। हाँ, ये बात एक तय है कि अगर आप चाहो तो एक्सेप्ट कर सकते हो, आप चाहो तो एक्सेप्ट कर सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि एक्सेप्टर जो है अपनी तरफ से कोई कंडीशन नहीं लगा सकता। सर एग्रीमेंट के बाद तो दोनों पार्टीज ही नहीं कर सकती ना। हाँ बिल्कुल, सिर्फ एक पार्टी से। तभी तो कह रहा हूं, आप एग्रीमेंट के बाद तो आप भी कुछ एड ऑन नहीं कर पाएंगे, तो एक्सेप्टर भी नहीं कर सकता एड ऑन, तो एक्सेप्टर कर रहा है, लेकिन म्यूचुअली हो जाता है। म्यूचुअली कैसे हुआ कि मैंने 50,000 रख लिए, सुहानी ने भेजे, मैं कहा चलो कोई नहीं आप 4 बार में दे देगा, तो वो फिर लीगल कॉन्ट्रैक्ट है अगर हम लोग म्यूचुअली एग्री हो जाए, ठीक है जी। जरा देखें यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस बहुलाल के बारे में क्या कह रहे हैं, ये बात समझ आ गई सबको? उसने लिखा भी है ना, इट वॉज हेल्ड दैट एन कुड नॉट इन्फोर्स हिज एक्सेप्टेंस बिकॉज इट वॉज नॉट अनक्वालिफाइड, ठीक है ना। अब जरा यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस बहुलाल के बारे में देखें क्या कह रहे हैं। बड़ी अच्छी बात बता रहा है इसमें।
एड ऑन हो रहा है कुछ? यस जैसे मैंने क्या कहा, वही बात थी। अगर इन्होंने मुझे 50 दिए और मैं मान गया तो एग्रीमेंट है, लेकिन मेरे हाथ में है ना कि मैं चाहूं तो नहीं भी मान सकता। इस केस में भी यही हुआ रहा है। देखो, पहले भाई साहब ने क्या कहा, ऑफर्स टू सेल हिज हाउस फॉर ₹1,00,000। बी रिप्लाइड दैट आई कैन पे ₹80,000 ओनली। तो ये तो कौन सा ऑफर हो गया? काउंटर हो गया। मैंने 1,00,000 बोला, आप 80,000 बोल रहे हो, बार्गेनिंग शुरू हो गई। तो इसका मतलब पहले इसने 1,00,000 वाला ऑफर ठुकरा दिया, वो ऑफर खत्म हो गया। उसने 80,000 का काउंटर ऑफर किया, मैंने वो ठुकरा दिया, दोनों ऑफर खत्म हो गए। अब वो घर के बाहर खड़ा है 1,00,000 रुपए लेकर, ऑफर तो खत्म हो चुके। तो क्या वो मुझे फोर्स कर सकता है कि 1,00,000 लो? नहीं कर सकता। हाँ, अगर मैं एग्रीड हो जाऊं तो कर सकते हैं। यही चीज लिखी हुई है इसमें, देखो, ध्यान रखना है आपको। मैंने कहा ना कि 50,000 का जो इन्होंने मुझे भेजा, मैं चाहूं तो वही रिजेक्ट कर सकता हूं, चाहूं तो मैं रख लूं। गॉट दिस पॉइंट? तो ये ध्यान रखना है। एक बार एग्जाम्पल 46 पढ़ लीजिए। समझ आ रहा है सबको एग्जाम्पल? एक बार एग्जाम्पल 46 पढ़ लीजिए। एग्जाम्पल से आपके माइंड को क्लियर किया जा रहा है। कंडीशन लगाना। सुहानी ने मुझे 50,000 रुपये दिए, ठीक है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया तो मान लो ठीक है। या सुहानी ने 2,00,000 रुपए दिए मुझे और साथ में बोल दिया कि सब्जेक्ट टू मेरे नाम पर वैलिडली कार ट्रांसफर होनी चाहिए। ध्यान से सुनना। सुहानी ने मेरे कॉन्ट्रैक्ट को, मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया और 2,00,000 रुपए भी मुझे भेज दिए, मेरे से कार की चाबियां भी ले ली, बट एक कंडीशन लगा रही हैं ये, सब्जेक्ट टू वैलिडली ट्रांसफर टू मी। क्या वो कंडीशन जायज है या नाजायज है? वो तो होनी जरूरी है, क्योंकि वो तो लीगल फॉर्मेलिटी है, वो तो एक फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। क्योंकि जब तक सुहानी के नाम वो कार ट्रांसफर नहीं होगी तो सुहानी तो उसे चला ही नहीं पाएगी, वो तो लीगली नेसेसिटी है। तो उसको कंडीशन नहीं कहा जाएगा, उसको क्वालिफिकेशन नहीं कहा जाएगा। वो तो जहां जो अपने आप में लीगली मैंडेटरी है, अगर उसी के लिए सुहानी कोई बात बोलती है या कोई भी एक्सेप्टर इस बात को बोलता है तो उसको कंडीशन नहीं माना जाएगा। गॉट दिस पॉइंट? तो ये ध्यान रखना है। घर ट्रांसफर कराना है आपके नाम, आपने कहा कि मैं 2,00,000 रुपए तब दूंगा जब मेरे नाम पेपर ट्रांसफर हो जाएंगे, तो कोई बुराई थोड़ी है। हम ये थोड़ी कह रहे कि नहीं देंगे, पेपर ट्रांसफर होने तो बहुत जरूरी है। पेपर ट्रांसफर नहीं होंगे तो क्या दिक्कत होगी? फिर तो मैं, मेरे नाम तो कुछ भी नहीं हुआ, मेरे तो पैसे भी गए। इसलिए जो चीज लीगली मैंडेटरी है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, जो हमारा लॉ कहता है, उसी से कंसर्न्ड अगर कोई कंडीशन आप लगाते हैं तो उसको कंडीशन नहीं माना जाएगा। ठीक है ना? वो अपने आप में कंडीशन नहीं है। थर्ड लिखें, जैसे हमने कहा था प्रपोजल मस्ट बी कम्युनिकेटेड, था ना कंडीशन, तो एक्सेप्टेंस भी तो कम्युनिकेट होनी बहुत जरूरी है। तो लिख लो, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। ऑफर का एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है।
मैंने सुहानी को कहा कि भाई 2 लाख रुपए में मेरी कार खरीद लो, और सुहानी जो है बिना कुछ एक्सेप्टेंस दिए घर पहुंच गई, लो जी चाबी दे दो, ये पकड़ो 2 लाख रुपए। अभी एक्सेप्ट कहाँ किया है? आप बताओ तो सही कि आपको एक्सेप्टेंस, आपको मेरा ऑफर मंजूर है, आप मुझे बताओगे ना। बिना बताए आप कैसे कह सकते हो कि एक्सेप्ट हो गया? आपकी एक्सेप्टेंस आनी बहुत जरूरी है। अगर ये मुझे क्लेम करती है कि आपने मुझे कहा था, मैं ले आई 2 लाख रुपए, हो सकता है कि मेरी कंडीशन तब कुछ और हो और अब कुछ और हो। तो इसलिए एक्सेप्टेंस होना बहुत जरूरी है। तो देखो, इसके बारे में एक बार जरा सा पढ़ लो, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको लेकर भी एक केस आ रहा है, ब्रॉकटन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस आएगा, सिर्फ इसी चीज को, कम्युनिकेशन को लेकर, कि सिर्फ आपने सोच लिया कि मैंने तो मान लिया, मुझे एक्सेप्ट है, लेकिन आप ऑफरर को नहीं बता रहे, तो वो एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। इस केस में भी यही हुआ था। पहले ये पढ़ लेते क्या कह रहा है, क्या कह रहा है जरा देखें। To conclude a contract between the parties, the acceptance must be communicated in some perceptible form. Perceptible form मतलब जैसे perceptions होता है ना, उसी से बनाया गया perceptible form। मतलब एक इस फॉर्म में तो है जिससे मुझे पता चल सके। अगर मान लीजिए मैंने आप लोगों को ऑफर किया है कि आप मेरी कार 2 लाख रुपए की खरीद लें, तो मुझ तक मैं क्या परसेप्शन मान सकता हूं? कोई बच्चा मुझे मैसेज कर सकता है व्हाट्सएप पर कि सर आई वांट टू बाय दिस कार, आई एम एग्री टू बाय दिस कार, कब आपको पेमेंट भेजूं? या कोई मुझे मेल कर सकता है, या कोई मुझे वर्बली बोल सकता है, या कोई मुझे घर पे चिट्ठी डाल सकता है। इन सब किसी भी परसेप्शन फॉर्म से मेरे पास आए तो सही, ये तो मैं मानूंगा ना। नहीं तो कैसे पता चलेगा कि मेरे ऑफर को किसी ने एक्सेप्ट किया है कि नहीं? क्या टाइम हो गया? हाँ जी बेटा, एक बार जल्दी से पैराग्राफ आप पढ़ लीजिए, इसमें और ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ, इसमें मेन इंपॉर्टेंट यही चीज है। जरा देखें, आप बताओ कुछ और इंपॉर्टेंट दिख रही है क्या? इस पैराग्राफ को सेल्फ स्टडी कर लो जल्दी से। मेन चीज है कम्युनिकेशन, मेन इंपॉर्टेंट चीज है कम्युनिकेशन। वो अनक्वालिफाइड से रिलेटेड एक पॉइंट जोड़ दिया उसने कि कंडीशन होगी तो वो एक्सेप्टेंस नहीं कहलाएगी, तो वो भी हम ऊपर कर चुके हैं। नीचे क्या कह रहा है? इसने फिर वही बोल लिया, अगर काउंटर प्रपोजल है और प्रपोजर एग्रीड कर रहा है, ऑफर एग्रीड कर रहा है, तो वो एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। लेकिन किसी भी हाल में कम्युनिकेशन होना कंपलसरी है। ठीक है जी, देखें जरा, ये बात क्लियर सबको? ब्रॉकटन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी, देखें इसके बारे में क्या कह रहे हैं। आपने देखा होगा बेटा, जो भी इस तरह की कंपनीज हैं, रेलवे कंपनीज, मेट्रोपॉलिटन जो मेट्रो बनाते हैं कंपनीज, छोटे छोटे टेंडर्स निकालती हैं। टेंडर समझते हैं? किसी भी काम को कराने का ठेका, टेंडर है वो एक तरीके का। और मेट्रो में तो आपने देखा होगा कई तरह के अलग अलग छोटे छोटे वेंडर्स एसोसिएटेड है। काम एक कंपनी कर रही है, मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन, लेकिन उसने क्या किया है, सारे काम एक ही कंपनी को नहीं दिए। जैसे ट्रैक कोई बिछा रहा है, खुदाई कोई दूसरा कर रहा है, कोई केबलिंग कुछ और कर रहा है, ये छोटे छोटे मिलकर फिर सारे अपने आप में जॉइंटली इन सब चीजों को काम कर रहे हैं। या हो सकता है एक मेन कंपनी के ही सारे छोटी छोटी पार्टीज हो। इसमें लेकिन क्या माना गया है कि हमने एक छोटा सा काम किसी दूसरी कंपनी को दिया वाया टेंडर।
अब टेंडर होना था, इतने सारे लोग टेंडर्स भेजते हैं, जिसके पास टेंडर आए उसको साइन करने होते हैं, और फिर साइन करने के बाद क्या करना होता है, उस टेंडर को सामने वाली पार्टी को भेजना होता है कि एक्सेप्ट इसका। जो ऑथराइज पर्सन था उसने साइन किया, और किसी जल्दबाजी में बजाय अपने क्लर्क को ये देने की इसको कुरियर कर दो, अपने ही ड्रॉअर के अंदर रखा और ड्रॉअर लॉक करके चला गया। अब क्योंकि कुछ उसमें था, वो हरीनेस में उसको नहीं याद रहा कि उसने वो टेंडर उसे पोस्ट भी करवाया है कि नहीं। उसके दिमाग में क्या चल रहा है कि मैंने तो साइन कर दी है, एक्सेप्टेंस हो गई, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। और यही भाई साहब उसको दोबारा से कोर्ट ले गए कि जी इसने टाइम पर काम नहीं किया, इसने टाइम पर काम नहीं किया। कोर्ट मैटर पहुंचा, कोर्ट ने पूछा आप उस पार्टी से कि आपने टाइम पर काम क्यों नहीं किया। कह रहे जी मुझे मिले तो सही, अगर मेरे ऑफर को इन्होंने एक्सेप्ट किया है मुझे तो बताओ, हाउ डू आई नो। मेरे पास ना कोई लेटर आया, ना मेरे पास कोई फोन कॉल आया, ना कोई मैसेज। हाउ कैन आई स्टार्ट दिस वर्क। क्योंकि इस तरह के कोई भी काम बिना आपके पास जब तक लीगल पेपर्स ना हो आप स्टार्ट नहीं कर सकते। आप अगर एक जनरल, मैं इन जनरल कहूं, आप अपने घर के बाहर एक छोटा सा होल कराना चाहते हैं ना ऑफिशियली, तो यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम गवर्नमेंट अथॉरिटीज ऑफिशियली। बिना ऑफिशियल अथॉरिटीज के यू कांट डिग एन इंच, चाहिए परमिशन। वो अलग बात है, इंडिया में हम बॉदर नहीं करते, कोई आया तो 50 रुपए देके या 100 रुपए देके भगा देते हैं, लेकिन विदाउट परमिशन आप नहीं कर सकते। वही बात ऑफर एक्सेप्टेंस की। अब यहां पर उसके पास कोई चिट्ठी तो है नहीं, तो वो कहां से अपना काम शुरू कर दे? कर सकता है क्या? नहीं कर पाया। जब वो काम शुरू करने की अथॉरिटी उसके पास नहीं है तो उसने कोर्ट में पेश कर दिया कि मेरे पास कोई एक्सेप्टेंस नहीं आई। अब वो सोच रहा है जी, कहता बाद में पता चला जी ये तो ड्रॉअर में रखा रह गया। तो यू कांट फोर्स दैट पर्सन टू डू वर्क, सिर्फ इतना सोचकर कि मैंने तो साइन कर दिए थे। सामने एक्सेप्टेंस कम्युनिकेशन होना जरूरी है। उस तर्ज पर ये चीजें बनी कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। ठीक है जी, देखो इसके बारे में यही है क्या, एक बार पढ़ लो। लिखा हुआ है, द मैनेजर रोट द वर्ड अप्रूव्ड ऑन द सेम एंड पुट द ड्राफ्ट एग्रीमेंट इन द ड्रॉअर ऑफ द टेबल, इंटेंडिंग टू सेंड इट टू द कंपनीज सॉलिसिटर फॉर अ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट टू बी ड्रॉन अप। वो बेचारा यही सोचता रहा कि मैंने तो भेज दिया है, लेकिन उसने कम्युनिकेट नहीं किया। जब तक कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस नहीं होगी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। ठीक है जी। क्या था ये, भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल। चलो इससे अलावा दूसरा हम बताते हैं आपको। आपको याद है वो पीछे हमने गौरी दत्त वाला किया था, उसमें क्या था, उसमें ऑफर की कम्युनिकेशन नहीं हुई थी, ऑफर कम्युनिकेट नहीं हुआ था ना, तो ऑफर नहीं माना। तो सेम यहां पर भी कि अगर एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन नहीं होगी तो वो एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। एक बार ये भी देख लो, हेवर्थ वर्सेस नाइट में क्या हुआ है। ये दो केसेस नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे क्योंकि अभी टाइम नहीं बचा है ना। भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल को भी और हेवर्थ वर्सेस नाइट को भी। जरा एग्जाम्पल 47 आप देख लें। जिसको बताना चाहिए उसको नहीं बताया है। यही हुआ है ना, जो असली पार्टी है उसको तो बताया ही नहीं, और क्या सोच रहा है, बता दिया।
ऐसे कैसे हो सकता है? नो कॉन्ट्रैक्ट एज एक्सेप्टेंस वॉज नॉट कम्युनिकेटेड टू ए। ठीक है, फोर्थ लिखें जल्दी से। एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन द प्रिस्क्राइब्ड मोड। प्रिस्क्राइब मोड क्या है? मैंने कहा था कि अगर आपको मेरी कार पसंद है और मेरी कार आप खरीदना चाहते हैं तो मुझे 2 लाख रुपए का ड्राफ्ट भेज दीजिए, मुझे 2 लाख रुपए का ड्राफ्ट भेज दीजिए। मैंने प्रिस्क्राइब्ड मोड क्या रखा है? ड्राफ्ट। आप कैश भेज रहे हैं, मैं नहीं एक्सेप्ट करना चाहता, मुझे कैश पसंद ही नहीं है, मैं कैश लेकर घूमता ही नहीं। आजकल तो कैश अपने आप में वो है ना कि इतना कैश रख सकते हो, इतना कैश नहीं रख सकते। मैंने तो ड्राफ्ट मांगा था तो आई कैन रिजेक्ट इट, अगर प्रिस्क्राइब मोड में नहीं है तो। बस इतनी सी बात है। जिस मोड में आपको कहा जाएगा, जिस मोड में डिसाइड होगा, वही जरूरी है। लिखो नेक्स्ट। फिफ्थ इज टाइम। टाइम के बारे में ब्रैकेट में लिख लीजिए विद इन स्पेसिफाइड टाइम लिमिट, इफ एनी। विद इन स्पेसिफाइड टाइम लिमिट इफ एनी, otherwise reasonable time. Within specified time limit if any, otherwise within reasonable time, otherwise within reasonable time. ठीक है जी, ये मैं सारा एक्सप्लेन करूंगा लेकिन छोटे छोटे पॉइंट्स लिख रहे हैं। 6th पॉइंट, mere silence is not acceptance. Mere silence is not acceptance. ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो कोई शांत रह जाएगा ऐसे थोड़ी होगा कि हाँ जी एक्सेप्ट हो गया। तो साइलेंस है ना अपने आप में एक्सेप्टेंस नहीं है। 7th लिखो, जल्दी से लिख लेते हैं, फिर कल नेक्स्ट क्लास में पूरा डिस्कस करेंगे। एक्सेप्टेंस may be by conduct or implied. Acceptance may be by conduct or implied. ठीक है, ये 7 पॉइंट्स हैं हमारे। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इनको हम। एक बार आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं, लेकिन बेटा थोड़ा सा पढ़ लो। आज आप लोग बिना पढ़े आए हो, मुझे ऐसा लगा है, पता नहीं क्यों ऐसा लगा है, लेकिन लग रहा है। आपको भी लग रहा है ना? देखा, हाँ सच तो बोलना चाहिए, कम से कम क्लास में तो बोल ही सकते हैं सच।